आज का हमारा टॉपिक है प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। प्रतिफल भूतकाल, वर्तमान काल अथवा भविष्यकालीन होता है। विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल को समझाइए या प्रतिफल को परिभाषित कीजिए या प्रतिफल क्या होता है। तो चलिए पहले इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, उसके बाद रिटन भाषा में समझते हैं। प्रतिफल क्या होता है, तो ये सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक्ट के अंतर्गत। एक बात ये याद रखना है कि कोई भी अनुबंध बिना प्रतिफल के नहीं किया जा सकता। तो प्रतिफल होता क्या है? प्रतिफल वह होता है जो किसी चीज़ को खरीदने या लेन देन के बदले में जो राशि दी जाती है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मोहन की कार है 2 लाख रुपए की। मोहन अपनी कार बेच रहा है 2 लाख रुपए की और सोहन उसकी कार को लेने की प्रस्ताव रखता है 2 लाख का। तो जो कार के बदले में सोहन मोहन को 2 लाख रुपए देगा, वह 2 लाख रुपए होंगे प्रतिफल। 2 लाख रुपए ही प्रतिफल कहलाए जाएंगे। यह होता है प्रतिफल, किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसका मूल्य को देना, वह प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल मूल्य का भी होना चाहिए या किसी की इच्छा के बदले वचन देना भी प्रतिफल होता है। तो यह होता है प्रतिफल। अच्छा, प्रतिफल कैसा होना चाहिए? प्रतिफल जो होना चाहिए वह वचनदाता के अनुसार होना चाहिए। वचनदाता के अनुसार मतलब कि जो भी किसी चीज़ की, कोई भी किसी व्यक्ति की चीज़ का लेन देन कर रहा है तो उन दोनों की सहमति से होना चाहिए। वचनदाता के अनुसार प्रतिफल होना चाहिए, यानी कि सोहन ने कार जो अपनी 2 लाख रुपए की बेची तो उसके अनुसार ही तो था 2 लाख रुपए उसका वचनदाता। तो उसके वचनदाता के अनुसार ही प्रतिफल होना चाहिए। 2 लाख रुपए हुए तो 2 ही लाख रुपए वो वापसी में देगा। ये नहीं कि 2 लाख रुपए की कार है और उसके कान पे बंदूक रख के कह रहा है कि तू मुझे 10 लाख रुपए दे। तो ऐसा नहीं है। प्रतिफल जो होता है वो वचनदाता के अनुसार ही होता है। तो 10 लाख नहीं लेगा, वह जो 2 लाख है वही लेगा। प्रतिफल प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों में किया जा सकता है। प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए, यानी कि प्रतिफल का मूल्य होना चाहिए। तो ये होता है प्रतिफल। ये हो गया आसान भाषा में। अब इसको समझते हैं हम रिटन भाषा में। प्रतिफल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। इसमें कुछ विधिवेत्ताओं के द्वारा अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया गया है। इसको हम 2-3 विधिवेत्ताओं के द्वारा देखते हैं जिसका हमें आसानी से समझ आ सके। तो एक जस्टिस ब्लैकस्टोन थे। जस्टिस ब्लैकस्टोन, इनके अनुसार है प्रतिफल किसी संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया एवज या बदला रिटर्न है, वह प्रतिफल कहलाता है। यानी कि किसी से कोई भी चीज़ खरीदी तो उसके बदले में जो दिया गया प्रतिफल मूल्य, वह प्रतिफल कहलाता है। दूसरे हैं पोलक के अनुसार। पोलक भी एक बहुत महान विधिवेत्ता है। किसी पक्ष द्वारा कोई कार्य करना या ना करना या ऐसा कोई कार्य करना या ना करने के लिए वचन देना ही वह मूल्य है जिसके बदले में दूसरे पक्ष के वचन को खरीदा जाता है और ऐसा वचन लागू होने योग्य होता है। तो वचन को देना भी प्रतिफल होता है। यह है पोलक के अनुसार। जस्टिस लश के अनुसार कानून की दृष्टि में मूल्यवान प्रतिफल वह है जिसमें एक पक्ष को कुछ अधिकार, हित या लाभ हो या जिसके कारण दूसरा पक्ष कुछ संयम, धैर्य, हानि या दायित्व उठाए या उठाने का वचन दे। एक है जस्टिस पैटरसन। इनके अनुसार क्या है? प्रतिफल किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जिसका कानून की दृष्टि में कुछ महत्व हो। प्रतिफल वादी को कुछ लाभ या प्रतिवादी को कुछ हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। एक का व्यक्ति है और एक है खा व्यक्ति। का व्यक्ति अपने मकान को 10 लाख रुपए में खा को बेचने का समझौता करता है। यहाँ पर 10 लाख रुपए जो हैं वो देने की खा को प्रतिज्ञा, मकान को बेचने की का की प्रतिज्ञा के लिए एक प्रतिफल है। यानी कि ये 10 लाख रुपए हैं वह प्रतिफल है
यानी कि मकान के बदले में जो 10 लाख रुपए दे रहा है वह प्रतिफल कहलाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की इच्छा पर अन्य व्यक्ति द्वारा कोई काम करना या ना करना ही उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? प्रतिफल के आवश्यक तत्व तो नंबर 1 है कार्य या संयम प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल रूपी कोई कार्य या संयम प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर ही किया जाना चाहिए। यदि कार्य किसी तीसरे पक्ष के कहने या प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा बिना ही किया गया है तो वह प्रतिफल नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस केस है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 का। तो मैं स्थानीय जिलाधीश के कहने पर वादी ने नगर में अपने खर्चे से कुछ दुकानें बनवाईं, जिनमें से एक दुकान प्रतिवादी को इस लिखित समझौते पर दी गई कि चूंकि दुकान बनवाने में वादी ने रुपया खर्च किया है, इसीलिए प्रतिवादी उसे अपने द्वारा बेचे गए माल पर निश्चित कमीशन देता रहेगा। वादी ने धारा 25(2) के अंतर्गत उक्त करार को लागू कराने के लिए वाद दायर किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय यह दिया था कि वादी कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी ने दुकानें जिलाधीश के कहने पर बनवाई थी, ना कि प्रतिवादी के। ये हेडिंग है, प्रतिफल स्वयं प्रतिज्ञागृहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। यह संविदा के लिए कोई प्रतिफल है तो वचनदाता संविदा से बाध्य हो जाता है, भले ही प्रतिफल प्रतिज्ञागृहीता अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने दिया हो। अब हम समझते हैं भूतकालीन, वर्तमानकालीन या भविष्यकालीन प्रतिफल कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं भूतकालीन प्रतिफल। वह कार्य या संयम जिसे समझौता होने से पूर्व ही किया जा चुका है, विगत प्रतिफल कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, आ को बा का खोया हुआ पर्स पड़ा हुआ मिलता है तथा वह उसे बा को सौंप देता है। तत्पश्चात बा इस सेवा के लिए आ को 50 रुपये देने का वचन देता है। यहाँ आ और बा के बीच हुई संविदा का प्रतिफल भूतकाल में ही पूर्ण माना जाएगा। अब आते हैं वर्तमान प्रतिफल पर, प्रेजेंट और एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। जब किसी संविदा का एक पक्ष उसके संबंध में वह सब कुछ कर चुका हो जो उसके अंतर्गत करने के लिए बाध्य है तथा केवल दूसरे पक्ष के द्वारा ही अपनी ओर से उसकी पूर्ति के लिए कुछ करना बाकी रह जाता है, तब ऐसा बाकी कार्य वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढने के लिए इनाम की घोषणा की जाती है और एक व्यक्ति उस कुत्ते को ढूंढ कर ले आता है, तत्पश्चात घोषणाकर्ता के द्वारा इनाम दिया जाना ही शेष कार्य है जो वर्तमान प्रतिफल कहलाया जाएगा। आपने देखा होगा, कोई बच्चा खो जाता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम रख दिया जाता है कि कोई भी यदि इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो उसे 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो जो 5,000 रुपये होंगे वह प्रतिफल के रूप में वर्तमान प्रतिफल कहलाया जाएगा। अब आता है लास्ट वाला टॉपिक हमारा, भावी प्रतिफल। वह कार्य या संयम जिसे भविष्य में पूरा किया जाने का वादा किया गया हो, भावी प्रतिफल कहलाता है। जैसे एक नवयुवक का एक नवयुवती के साथ शादी करने का समझौता, जिसका प्रतिफल शादी के रूप में भविष्य में पूर्ण हुआ माना जाएगा। यानी कि रिश्ता तय जो हो जाता है, इंगेजमेंट वगैरह हो जाती है कि भविष्य में इन दोनों का विवाह होगा, तो वो उस विवाह का जो प्रतिफल होगा वह शादी होगी। यानी कि जो उस रिश्ता हुआ है उसका जो प्रतिफल होगा वह प्रतिफल होगा विवाह, यानी कि शादी।